साहित्य निधि में सुनिए प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी की लिखी हुई कहानी खंडहर। भीष्म साहनी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से थे। प्रस्तुत है उनकी कहानी खंडहर। कश्मीर की यात्रा करते समय हम लोग सीधे श्रीनगर में नहीं पहुंचे। शरद को प्राचीन मंदिरों स्मारकों के खंडहर देखने की धुन थी, इसलिए हम सबसे पहले घाटी में इधर उधर घूमते रहे। मार्तंड मंदिर और अवंतीपुर के खंडहर देखते रहे। शरद ने राज तरंगिणी पढ़ रखी है, उसे प्राचीन वास्तुकला का भी ज्ञान है। प्राचीन कला और इतिहास के मोह में डूबा हुआ वो हर पुरानी चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। उसे कश्मीर में केवल अतीत के अवशेष ही नजर आ रहे थे। कश्मीरियों के पहरावे में उसे यूनानी पहरावे की छाप नजर आई। उनकी भाषा में उसे विभिन्न भाषाओं के शब्दों की अनुगूंज सुनाई देती। वर्तमान की प्रत्येक आकृति के पीछे अतीत झांक रहा था। मार्तंड मंदिर देखने गए तो हमारी आंखों के सामने तो प्राचीन मंदिर का कंकाल मात्र खड़ा था, टूटा फूटा, लेकिन शरद की आंखों के सामने मंदिर के भग्नावशेष न रहकर मानो एक समूचा भव्य अंग अंग में पूर्ण मंदिर खड़ा था। उसे प्रवेश द्वार से लेकर गर्भ प्रदेश तक मंदिर का एक एक स्तंभ, एक एक मूर्ति, दीवारों पर बना एक एक उत्खनन चित्र जैसे साफ नजर आ रहे थे। हालांकि मंदिर के खंडहरों में एक भी मूर्ति नहीं बची थी और कुछ एक स्तंभों को छोड़कर सबके सब जमीन पर गिर पड़े थे। तुमने देखा, ये प्रवेश द्वार मेहराबी शक्ल का बनाया गया था। मेहराबी शक्ल के द्वार प्राचीन भारत में नहीं बनाए जाते थे। ये कला हमने बाहर से ली है। मैं नहीं जानता उसे इस इतिहास में केवल बौद्धिक रस मिलता है या भावना के स्तर पर भी वो इसमें डूबा हुआ है। इतना स्पष्ट है कि वो अतीत के मोह में मतवाला बना घूम रहा है। शरद की पत्नी को अतीत में कोई विशेष रुचि नहीं थी, ना मंदिरों में ना इतिहास में। उसे घूमने में रुचि थी, फूलों के गुच्छे इकट्ठे करने में। जहाँ कहीं कोई कश्मीरी परिवार बैठा मिलता उसके पास जा बैठती, उनकी समावार में से चाय लेकर पीती, उनकी बाकर खानियाँ खाती। श्रीनगर पहुँचते ना पहुँचते उसने कश्मीरी चलन की अनेक चीज़ें इकट्ठी कर ली थीं। कभी कभी किसी कश्मीरी बच्चे को उंगली से लगाए आ रही होती, कभी कश्मीरी युवतियों की पोशाक पहने हंसती चहकती आ रही होती। वो इन्हीं में मस्त थी। जिन दिनों हम श्रीनगर में रह रहे थे उन दिनों वो हमसे अलग घूमने निकल जाती। शिकारा लेकर झील में निकल जाती और खुली झील में जाने के बजाय छोटे छोटे जल मार्गों में जा पहुंचती। कश्मीरियों के घरों में झांकती फिरती, तरह तरह के लोगों से दोस्ती गांठती फिरती। मेरी कैफियत इन दोनों से अलग थी। मेरा बचपन और लड़कपन श्रीनगर में बीता था और मैं अब लगभग 3 वर्ष के बाद श्रीनगर में लौटा था। श्रीनगर में प्रवेश करते ही एक विचित्र सा उन्माद मुझ पर छाने लगा और मैं गहरी भावनाओं के गर्त में जैसे गिरने लगा। अमीराग दल का पुल लांघ कर हम मुंशी बाग की ओर मुड़े ही थे कि मेरा दिल बैठने लगा। एक एक दुकान परिचित थी। इस इलाके के चप्पे चप्पे से मेरी यादें जुड़ी थीं। नानवाइयों की दुकानों की परिचित गंध से, नदी के पानी से उठने वाली विशेष गंध से, और मेरा रोम रोम व्याकुल होने लगा। यदि किसी नगर में आपका बचपन बीता है तो भूल कर भी वर्षों बाद उसमें नहीं जाइए। एक एक याद आपको तड़पाएगी। कभी कोई याद फूल की महक की तरह सराबोर कर जाती, कभी कोई याद कांटा बनकर दिल में चुभ जाती। पुराने घर के अंदर घुसने पर दिल में टीस उठी। मकान जर्जर हो रहा था। बरामदे के फर्श में दरारें पड़ गई थीं। छतों, दीवारों, खिड़कियों और दरवाज़ों पर महाकाल के दांतों के निशान थे। बाहर वाली पत्थर की दीवार के अंदर जगह जगह घास उगाई थी। मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? ये वो घर तो नहीं है जहाँ मेरा बचपन बीता था? पर नहीं, वही घर था, लेकिन अब माँ नहीं थी, भाई और बाप नहीं थे, छोटी बुआ नहीं थी जिसकी हंसी से घर गूंजा करता था। काल का पिंजरा बना ये घर मेरे सामने खड़ा था। माँ घबराने लगी है, अभी बाप बेटा में बात बढ़ जाएगी। इस घर में कलह मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ बेटा तुम ही मान जाओ। इस पर सहसा पिताजी हंस देंगे। मैंने क्या कहा है? मैंने कुछ भी नहीं कहा। जैसे इसका मन आए बनवाए। हमें कितने देर इस घर में बैठे रहना है? इनका घर है, इनकी दौलत है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता हूँ। मेरे अंदर कदम रखते ही जैसे सभी लोग, माँ, पिताजी, भाई, छोटी बुआ, जैसे पंख लगाकर उड़ गए हैं।
कमरे में अंधेरा है और जाले ही जाले हैं और सीलन की बू आ रही है। मैं आगे बढ़कर खिड़की खोल देता हूँ। खिड़की पर अभी भी नीले रंग के पर्दे टंगे हैं, लेकिन मेरा हाथ लगने पर पर्दा भुरभुराकर फट गया है। पास वाली दीवार पर 6 खूंटियों का फलक, जिसे भाई ने डिज़ाइन किया था, एक कील के सहारे नीचे लटक रहा है। अब मैं इसे उठाकर दीवार के साथ लगाऊंगा भी तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि दीवार का पलस्तर टूट गया है। दीवार में लगी अलमारी अधखुली पड़ी है। मैं उसका पल्ला खोलकर अंदर देखता हूँ। एक लकड़ी की ट्रे रखी है, एक सिरा टूटा हुआ, उसमें धातु की बड़ी चायदानी रखी है। इसमें से एक ही बारी में 10-12 प्याले चाय के निकल आया करते थे। दरवाजे की चौखट पर अभी भी चाकू की खरोंचें मौजूद हैं, छोटी छोटी रेखाएं एक के ऊपर दूसरी। मेरे जन्मदिन पर हर साल मुझे इस चौखट के साथ सटाकर खड़ा कर दिया जाता था और एक नई रेखा खोद दी जाती थी। बस जी, अब मुंह धोकर रहो। इस साल तुम 1 इंच भी लंबे नहीं हुए। अब जिंदगी भर ठिगने ही बने रहोगे। छोटी बुआ मेरा कद मापती हुई कह रही हैं और खिलखिलाकर हंसने लगी हैं। अतीत के यादों में कोई श्रृंखला नहीं, शरद के पत्तों की तरह सरसराती एक ही रेले में बढ़ती चली जाती है। एक दृश्य उभरता है और उभरते ही खंड खंड हो जाता है, पर यादों के इस भंवर में मैं खो गया हूँ और खोता जा रहा हूँ। पिछले बरामदे के बेंच पर कोई बैठा गा रहा है, धीमी धीमी खरज सी आवाज़। छोटी बुआ गा रही हैं, दोनों टांगे बेंच के ऊपर चढ़ाए हुए। बुआ बेपरवाह तबीयत की है, सारा वक्त हंसती रहती हैं, लेकिन जब भी गाती हैं तो अवसाद भरा गीत गाती है। किधरों आइयां नी बेड़ियाँ सौदागर रांझा, किधरों आए मल्हा नी हीरे। पूर्वों आइयां नी बेड़ियाँ सौदागर रांझा, पश्चिमों आए मल्हा नी हीरे। वो गाती है तो सचमुच लगता है कि सौदागर की नावें पूर्व की ओर से आकर पश्चिम की ओर चली गई हैं। कहीं पर भी उनका ठौर ठिकाना नहीं है। रांझा और हीर भी कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? छोटी बुआ क्या इसीलिए इतना अवसाद भरा गीत गा रही हैं क्योंकि खुद चलने की तैयारी कर रही है? क्या सचमुच इसे इस बात का भास हो गया है कि वो जा रही है? नहीं, उसे कुछ भी नहीं मालूम। वो आज भी सबके साथ घूमने जाएगी, घर वालों के लिए छोटे मोटे तोहफे खरीदती फिरेगी। वो किसी बात का बुरा नहीं मानती। उससे कुछ खो जाए, कुछ टूट जाए तो माँ के गले से लिपट कर माफ़ी मांग लेती है। उसके माथे पर कभी शिकन नहीं आई। पर जब कभी वो अकेली बैठी गाने लगती है तो माँ दांतों तले होंठ दबा लेती है, क्योंकि जब छोटी बुआ अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती तो गाने लगती है। मैं उसके पास जाऊंगा तो गाना बंद कर देगी और हंसने लगेगी और साथ हंसी मजाक करने लगेगी। कभी कभी माँ उसके पास जा बैठती है और उसे समझाने लगती है, व्यवहार के सबक सिखाने लगती है। तो उसकी मान मनोवल करना छोड़ दे। आदमी की जितनी ज़्यादा मान मनोवल करो उतना ज़्यादा वो अकड़ता है। कभी कभी रूठ जाया कर, उसके साथ बोला भी नहीं कर। कुछ देर के लिए घर से निकल जाया कर, उसे भी मालूम हो कि तू मान अभिमान वाली लड़की है। छोटी बुआ हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों से माँ के चेहरे की ओर देख रही है। वो मेरे साथ बोले तो मैं बोलूँ भी नहीं? मैं तो दिन भर उसकी राह देखती रहती हूँ। वो आए तो मैं घर से निकल जाया करूँ, ये कैसे हो सकता है? तू तो पागल हुई जा रही है। मर्द को काबू में रखना सीख। फिर माँ फुसफुसा कर कहती है, रात को जब वो कभी तेरे पास आए तो पीठ मोड़ लिया कर। हाय, वो थक कर जो आता है, मैं उसे इनकार कैसे कर दूँ? मैं कहती हूँ इससे अगर उसे खुशी मिलती है तो मुझे सब मंजूर है। माँ ने लंबी सांस खींची है और बार बार सिर हिला रही है। सारी जिंदगी तड़प तड़प कर गुजारेगी अगर अपना भला नहीं सोचेगी। और धीमी आवाज़ में छोटी बुआ कह रही है, इससे ज़्यादा और क्या तड़पूंगी? तुम क्या जानो इस तड़पने में कितना सुख है। माँ फिर सिर हिला रही है। मर्द सिर को चढ़ गया है, तेरा अब कोई इलाज नहीं है, तू अपना घर उजाड़ कर रहेगी। जवानी का प्रेम घुन की तरह बुआ का कलेजा चाट रहा है। पर अब बेंच खाली है, इसका रंग रोगन उड़ चुका है। हिलाओ तो इसकी सब चूलें हिलने लगती हैं। छोटी बुआ यहाँ पर नहीं है। लगता है रात हो गई है। यहाँ पर खड़े खड़े वो कमरा दाईं और गलियारे के पार पड़ता है, जिसमें बुआ अपने पति के साथ रहा करती थी। खिड़की का पर्दा धीरे धीरे हिल रहा है और चारों ओर चांदनी छिटकी है। क्या आज रात फिर बुआ बिस्तर पर से उठकर सोए सोए चलने लगेगी? कमरे में हरकत है, कोई चल रहा है, बुआ ही है।
सफ़ेद लंबा कुर्ता पहने है और सोए सोए चलने लगती है। आकाश से उतरी अप्सरा सी लगती है। वो कुछ भी देख नहीं पा रही है। वो कमरा लांघ कर आई है और अब गलियारा लांघ रही है। गलियारे की बड़ी बड़ी खिड़कियां खुली हैं। अगर बुआ नींद में बाईं ओर को जरा भी झुके तो सीधे नीचे जा गिरेगी। लगता है बुआ अभी गिरी कि गिरी। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ती जा रही है। जब भी वो नींद में चलती है तो सदा सीढ़ियों की ओर जाती है, पर उसके पीछे कोई जा रहा है। कमरे में हरकत है। छोटे फूफा लपक कर उसके पीछे जा रहे हैं। बुआ के पास पहुंचकर रुक गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं ताकि बुआ जाग न जाए। पास पहुंचकर उन्होंने बुआ को अपनी बाहों में ले लिया है। बुआ ने सोए सोए ही ठंडी सांस भरकर अपना सिर फूफा के कंधे पर रख दिया है। पति के कंधे पर सिर रखे छोटी बुआ किसी मादक सपने में खोई सी धीरे धीरे अपने बिस्तर की ओर आने लगी हैं। फूफा उसे बड़े धैर्य से थामे लिए जा रहे हैं, पर जब बुआ फिर बिस्तर पर लेट गई है तो फूफा ने उसी का दुपट्टा लेकर उसे पलंग के साथ बांध दिया है ताकि बुआ सोए सोए फिर पलंग पर से नहीं उठे। दोनों के बीच कैसा नाटक चल रहा है, विडंबनापूर्ण, दर्द भरा। बुआ सुबह उठेगी और अपने को बंधा पाएगी तो पहला सवाल पति से यही पूछेगी, क्या तुम्हें रात को फिर मेरे कारण परेशान होना पड़ा था? उसकी बड़ी बड़ी आंखें पति के चेहरे पर लगी होंगी। तुम रात को मुझे किसी कोठरी में बंद कर दिया करो, वहाँ पर मैं उठूँ भी तो ठोकरें खा खा कर जाग जाया करूँगी। तुम्हें मेरे कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बुआ का कमरा खाली पड़ा है। ना बुआ के कपड़े पलंग पर बिखरे हैं, ना ही उसके व्यक्तित्व का प्रकाश कमरे में छिटका है। यहाँ भी टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा है। एक दराजों वाली अलमारी, दो लंबे लंबे ट्रंक जिनमें पुरानी चीज़ें भरी हैं। ठीक उस पलंग के ऊपर जिस पर से उठकर रात को बुआ चलने लगती थी, बुआ की एक तस्वीर टंगी है। इस पर का सुनहरा फ्रेम काला पड़ चुका है और तस्वीर की दफ्ती फ्रेम के बाहर झांक रही है। बुआ के मरने के बाद फूफा ने ही इसे सुनहरे फ्रेम में जड़वाया था, लेकिन अब इस कमरे में जैसे मौत के साए डोलने लगे हैं, छोटी बुआ की मौत के। बुआ पलंग पर बैठी मेरी माँ से कह रही है, मुझे गर्भ है, 3रा महीना चल रहा है। सच? हाँ तो तूने बताया क्यों नहीं? तेरे मुंह में घी शक्कर। कितनी अच्छी खबर सुनाई है। किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, इसमें डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है? फिर माँ का बाजू पकड़कर बड़े आग्रह से कह रही है, मैं खुद ही तुमसे कहने वाली थी, तुम मुझे दवाई ला दो ना जिससे ये गर्भ गिर जाए। हट पगली, ऐसी पागलों जैसी बातें नहीं करते। इन्हें बच्चा होना पसंद नहीं है, कहते हैं अभी क्या जल्दी है, बाद में ले लेंगे, और इधर मेरे गर्भ हो गया है। हट, उसे प्यार करती है, उसी के बच्चे को मार डालेगी। तू उसकी बात मत सुना कर। बच्चा आएगा तो उसका मन भी तेरे बारे में बदल जाएगा। मुझे नहीं मालूम, तू कहीं से दवा ला दे जिससे गर्भ गिर जाए। खबरदार जो ऐसी बात फिर मुंह पर लाई। माँ ने डांट दिया है। माँ सिर से पांव तक कांप रही है। छोटी बुआ के सामने अपने को लाचार समझती है और उसके बारे में अंदर ही अंदर बह खाने लगती है। बुआ आज फिर पलंग पर पड़े पड़े गाने लगी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और वो दुबला गई है। किधरों आइयां नी बेड़ियाँ सौदागर रांझा, किधरों आए मल्लाह नी हीरे। माँ कहती है, जहर सिर को चढ़ गया है, और बार बार हाथ मलती है कि क्यों न वक्त रहते कुछ कर लिया, शायद बुआ बच जाती। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आ रही है। शरद की पत्नी है रचना। ये लोग सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं तो दौड़कर, हंसते चहकते हुए। रचना दूर से बोलने लगी है, तुम्हें क्या हो गया है? कश्मीर में घूमने आए हो या सारा वक्त इस घर में पड़े रहने के लिए? मेरा तो यहाँ दम घुटता है। 2 दिन और इस घर में रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। फिर मुझे बुआ की तस्वीर की ओर देखते हुए पाकर उसने सिर उधर उठाया। ओह, यही तुम्हारी बुआ हैं जिनकी तुम बातें सुनाया करते हो? फिर सिर झटक कर बोली, ये तो कोई खास सुंदर नहीं है। तुम कहते थे बड़ी सुंदर थी तुम्हारी बुआ। बाल भी कैसे काढ़े हैं, बिल्कुल आर्या स्कूल की बहन जी लगती हैं। पर चलो, तुम यहाँ से चलो, हम लोग आज गुलमर्ग को जा रहे हैं। हमने सारा इंतज़ाम कर लिया है, निकलो यहाँ से। काफ़ी चटकीला सा ढेर इकट्ठा कर लिया गया था। कश्मीरी समावार, कांगड़ी, हरे और लाल रंग का एक फिरन जो कश्मीरी औरतें कपड़ों के ऊपर पहनती हैं। एक हुक्का भी उठा लाई है, छाल के जूते और न जाने क्या क्या। हफ्ता भर इस घर के बाहर घाटी में घूमने के बाद हम इसी घर में लौट आए। अब वापस रवानगी के दिन थे।
रचना अपनी मन पसंदी की चीज़ें खरीद रही थी और कमरे के एक ओर उनका ढेर लगाए जा रही थी। शरद अब दिन भर संग्रहालय में रहने लगा था या फिर शहर के अंदर किसी खंडहर को देखने अकेला निकल जाता और शाम को लौटता। आखिर सब सामान बांधा जाने लगा। हमने निश्चय किया कि एक एक सूटकेस में हम अपना अपना सामान बांध लें। अगर किसी के पास कम या ज़्यादा सामान हुआ तो आपस में बांट लेंगे। मेरे सामान पर नज़र पड़ते ही रचना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम ये सब लेकर जा रहे हो? हाँ तो ये कूड़े का ढेर तुमने कहाँ से जमा किया? क्या सचमुच इसे अपने साथ ले जाओगे? क्यों नहीं, तुम्हें क्या एतराज़ है? पर वो हंसती हुई आगे बढ़ाई और एक एक चीज़ उठाकर देखने लगी। ये टूटी हुई खूंटियाँ हैं, इन्हें भी साथ ले जाओगे? और वो हंसी से लोटपोट होने लगी। ये किस लिए? इनमें से 3 के सिरे टूटे हैं, इन्हें क्या करोगे? फिर नीचे झुककर उसने ढेरी पर से घर की पुरानी चायदानी उठा ली। और इसे क्या करोगे? इसमें तुम लोग चाय पिया करते थे, मगर अब तो इसमें छेद ही छेद हैं, इसे भी ले चलोगे? और वो फिर जोर से हंस दी। अब की बार झुकी तो नीचे छोटी बुआ की तस्वीर थी। इसे भी ले जाओगे? फ्रेम टूट गया है और तस्वीर को जगह जगह से कीड़ा खा गया है, इसे उठाने का क्या तुक? पर फिर मेरी ओर देखकर संभल सी गई। तुम्हें इतनी ज़्यादा प्यारी है तो बेशक ले चलो, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन पुरानी चीज़ें ढोने में क्या तुक है? कहाँ तक इन्हें ढोते फिरोगे? ये घर भी तो कुछ एक साल का मेहमान रह गया है। ये मेरी बुआ की तस्वीर है रचना, तुम नहीं जानती। मैं जानती हूँ, और हर घर में एक ना एक ऐसी बुआ रहती है, और जब से दुनिया बनी है रहती आई है। तुम किस किस बुआ की तस्वीर टांगते फिरोगे? और सच पूछो तो तुम्हारी बुआ के प्रति मेरे दिल में बहुत श्रद्धा भी नहीं है। ऐसा प्यार भी क्या, नाहक अपनी जान ले ली, इसमें क्या तुक है? पर खैर मैं कुछ नहीं कहती। ले जाना चाहते हो तो ज़रूर ले चलो। मैंने तो इसलिए कहा था कि सूटकेसों में जगह कम होगी, कूड़ा ढोने से क्या लाभ। तभी शरद कमरे में आया। मुस्कुरा रहा था और दोनों हाथ पीठ पीछे किए हुए था। उसके होठों पर सारा वक्त उजली सी मुस्कान खेलती रहती है। पास आकर बोला, आपको एक चीज़ दिखाऊं, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। किसी खंडहर में से उठाया हुआ पत्थर का एक फलक था। किसी मूर्ति का टुकड़ा था, जगह जगह से टूटा हुआ। किसी पुरानी दीवार में सजावट के लिए बनाए गए किसी उत्खनन चित्र का टुकड़ा था। बड़ा कलापूर्ण, बड़ा सुंदर, भले ही आकृति साफ नहीं थी। लगता था कोई प्रेमिका अपने प्रेमी पर झुकी हुई है। हाय, इसे तो हम जरूर लेकर चलेंगे, रचना चहक कर बोली। ये तुम्हें कहाँ से मिला? हारवन के पास से मिला है। बाढ़ में बहुत कुछ कीच के नीचे दब गया है, लेकिन कुछ एक पत्थर लुढ़क कर नीचे आ गए जान पड़ते हैं। उन्हीं में ये फलक भी था। गुप्त काल का है, किसी दीवार का पत्थर रहा होगा। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें उठाते हुए? तुम जानते हो इसकी मनाही है। सड़क के किनारे पड़ा था, जो मनाही थी तो उठाकर संग्रहालय में रखते, वहाँ क्यों पड़ा रहने दिया? हाय कितना सुंदर है। रचना उसे अभी भी बड़े अचरज और विस्मय से देखे जा रही थी। लेकिन भारी बहुत है, सूटकेस में नहीं आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसे झोले में डालकर हाथ में ले लेंगे। फिर उसकी नज़र मेरी चीज़ों पर पड़ी तो झेप कर सफाई देती हुई सी बोली, इसे तो ले जाना ही होगा ना, इसे नहीं छोड़ सकते ना। मैं चुप रहा, कहता भी तो क्या। आप अभी सुन रहे थे भीष्म साहनी जी की लिखी हुई कहानी खंडहर। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।